नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत, जो नेट के अंतर्गत यूजीसी नेट का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपके जून 2012 में, ठीक है दोस्तों, जून 2012 में पेपर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आज हम लोग इन सभी प्रश्नों को आज अवलोकन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी नहीं गई है? कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, बताना आपको दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिएट ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम, पेरिस मैनिफेस्टो, साइंस ऑफ लॉजिक। तो इसमें आप दोस्तों बताना है कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी नहीं गई है। तो दोस्तों आई होप आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। सो साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने कहा है? जेम्स मिल ने, एम के गांधी ने, जेरेमी बेंथम ने या रॉबर्ट नजीक ने? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट बताइए। यह कथन किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसे नोट आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु होता है, इसका कथन है आपका जेम्स मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभार इसका फुल फॉर्म दे देता है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? संरचनात्मक प्रकारवाद पर, मानकीय सिद्धांत पर या मार्क्सवाद पर या उपयोगितावाद पर? तो जल्दी से दोस्तों बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया है, ठीक है, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। वह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों संरचनात्मक प्रक्रियावाद पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, संरचनात्मक प्रक्रियावाद पर आधारित है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स या लॉक? तो दोस्तों आप वीडियो को पुश करके पहले आप गेस किया करिए, उसके बाद आंसर देख सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों की जो पकड़ होती है मजबूत होती है। तो दोस्तों जो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था वो था आपका हॉब्स। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों, हॉब्स ही पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने अरस्तु की उपेक्षा की है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, एक तरफ आपको सूची फर्स्ट, एक तरफ सूची सेकंड, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो ब्राइटनेस होगा वो आप 720 पर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। तो यहाँ से आपको वीडियो एकदम क्लियर दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सूची फर्स्ट को देखेंगे और सूची सेकंड को देखेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे दोस्तों। तो सूची फर्स्ट में लिखा है सर्वहारा श्रमिक वर्ग की तानाशाही। तो आपको सभी पूछता होगा दोस्तों कार्ल मार्क्स से है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लेनिन से है, ठीक है दोस्तों। हेजमनी यानी प्रधानता ग्रामसी से है, और जो बहुकेंद्रितावाद है वो आपका है टोगलेटी से, ये, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका मैच होगा दोस्तों, आप मैच कर लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में ये, तो कभी कभार उल्टा सीधे क्रम से दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों आगे चलने से पहले आपको देख लिया जाए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी सूची फर्स्ट को साथ सूची सेकंड मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट के क्या दिया गया, सूची सेकंड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 20वीं शताब्दी का जैकोबिनिज्म आपको मिलान करना है दोस्तों, 6 का। तो 6 का जो दोस्तों बनेगा आपका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एम एन रॉय बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एम एन रॉय, 6 का आपका ए एम एन रॉय। और दोस्तों आपका जो बनेगा बी का बनेगा आपका, ठीक है दोस्तों, स्वैच्छिक निर्धनता, ये बनेगा दोस्तों आपका गांधी जी से, ठीक है दोस्तों।
और मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया है परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं। यह कथन आपका दोस्तों आप सभी को पता होगा। यह आपका कहा था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन नंबर सी। और जो बचा है दोस्तों विकास के एकीकृत सिद्धांत, वो बचा है आपका अरविंद से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका मैच होगा दोस्तों, आप मैच कर लीजिए। तो दोस्तों आपने मैच कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो छठा का आपका बनेगा ऑप्शन दोस्तों, वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है उदारवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, सामाजिक लोकतांत्रिक रूप में या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट, किस रूप में किया है आपको। तो दोस्तों किया है वो दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत की वकालत किसने की है, बर्लिन ने, वेरी ने, नॉजिक ने या रॉल्स ने। तो दोस्तों परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत की वकालत किसने की आपको बताना है। तो जो दोस्तों की है वो जॉन रॉल्स ने की, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों, जॉन रॉल्स ने की है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, निम्नांकित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया, लुडविग वाट बर्टलैम्फी ने, कॉलिन चेरी ने या रॉबर्ट के मर्टन ने या टालकोट पर्सन ने। तो जल्दी बताइए दोस्तों, किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है आपका लुडविग वाट बर्टलैम्फी ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों, इसको उसने व्यवस्था को अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया था दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक प्रक्रियावाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है, उन्नत पूंजीवाद का, विकसित समाजवाद का या आधुनिक सर्वाधिकारवाद का या विकासशील देशों की राजनीति का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट, आप गेस करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन है वही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों, जो संरचनात्मक प्रक्रियावाद की पद्धति के रूप में ठीक है दोस्तों राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है, वो किया गया है विकासशील देशों की राजनीति का। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर है डी। आपका आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर ऑफ एलीट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है, चीन का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का या सोवियत यूनियन का या द ग्रेट ब्रिटेन का। तो बताइए दोस्तों, सी राइट मिल्स की जो पुस्तक है द पावर ऑफ एलीट में उसने किस समकालीन राजनीति का अध्ययन किया है। तो दोस्तों जो किया है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उसने अध्ययन किया है अपने द पावर ऑफ एलीट पुस्तक में। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की है, ए एफ अरंगकी, लुशियन डब्ल्यू पाई या एडवर्ड सिल्स या डेविड आफ्टर। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे आंसर जाएगा वो आपका जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, लुशियन डब्ल्यू पाई। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास को संकट की पहचान की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, सी डब्ल्यू मिल्स द पावर ऑफ एलीट, ठीक है, टी बी बोटोमोर एलीट एंड सोसाइटी, पैरोटो द रूलिंग क्लास, आर्टेगा वाई गसेट द रिवलेट ऑफ मासिस। तो इसमें बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों, पैरेट, ठीक है, द रूलिंग ऑफ क्लास इसका सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स वेबर ने, एफ एम मार्क्स ने, या एच फाइनर ने, या एन पार्किंसन ने? तो जल्दी बताइए दोस्तों, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह निम्न में से कथन किसका है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, एन पार्किंसन। ठीक है दोस्तों, अधिकारी एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम, ठीक है दोस्तों, एन पार्किंसन ने दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए, दोहरी नागरिकता, भारत, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक रूप, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा स्रोत आपका संविधान के अंतर्गत नहीं सही है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही नहीं है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो कार्य सरकार की एकात्मक रूप है वो वहाँ से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों बताइए कि ये जो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, सरकार का जो एकात्मक रूप है, एकात्मक और संघात्मक रूप के अंतर्गत एकात्मक स्वरूप का अध्ययन कहाँ से किया गया है, यानी भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। या प्रश्न सीधे से किया जा सकता है दोस्तों, सरकार का जो एकात्मक रूप है वो किस देश से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इंतजार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर देंगे, मुझे आशा है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया है? जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, या डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो दोस्तों जल्दी गेस करिए। तो दोस्तों जो मिचेल्स का अल्पतंत्र का लॉ नियम है, ठीक है, उसके अध्ययन का आधार जो है वो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का प्रतिकरण का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेता पर, कुशलता पर, पारदर्शिता पर, या स्वतंत्रता पर? तो दोस्तों जो मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का प्रतिकरण का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किस पर बल देता है, आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का जो सत्ता का प्रतिकरण सिद्धांत है वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कूट आधारित है दोस्तों, कूट। ठीक है, यहाँ पे ए और आर के अंतर्गत आपको, ठीक है दोस्तों, कंपेयर करना है, तुलना करना है, और तुलना करने के बाद आपको आंसर देना है। तो एक तरीका से आपका रीनिंग आधारित प्रश्न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 से पहले ध्यान से पढ़िए। कथन क्या कह रहा है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी का परिहार बना दिया, और आज इसका कारण क्या बता रहा है? स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 18 का आपका यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प दिया गया है, तो ये विकल्प के अंतर्गत है, यहाँ पे हम सही विकल्प बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, ए आर दोनों सही है, पर आर ए की जो सही व्याख्या नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों इसी प्रकार है। कथन एक को देखिए, आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका का साथ नहीं है वे इसके विरोध में है। ठीक है, वहीं पे आर क्या कह रहा है कि आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों कथन दोनों आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप उत्तर की तुलना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, तो दोस्तों 19 का जो आपका आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए और दोनों यहाँ पे सही हैं दोस्तों। फिर आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे आर पहले होगा फिर यहाँ पे दूसरा देखिए, पहले क्या करें, आतंकवाद की स्थिति पर
अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया। ये बात सही है, ठीक है। इसका विकल्प ये हो जाएगा, इसका विकल्प इस प्रकार कर लेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कथन दिया गया है। कथन ए को देखिएगा, अंबेडकर दबे वर्ग यानी डिप्रेटेड क्लासेस का अलग निर्वाचक मानने के पक्ष थे और वहीं आर के अगर वे गांधी से सहमत थे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का आंसर गेस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है, परंतु आर यहाँ पे गलत है दोस्तों। वो गांधी से सहमत नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आप ये सही है दोस्तों कि गांधी जो समाज के दबे कुचले वर्ग थे उनसे दया भाव रखते थे, किंतु जो गांधी जी से संबंधित वो सहमत नहीं थे। आगे चलते तो अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों। कथन देखिएगा, ए राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है और आर है संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है। तो पहले दोनों कोटेशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जो आर कह रहा है, ठीक है दोस्तों, वो ए की व्याख्या सही नहीं है। तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या भगत सिंह। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ संबंधित नहीं है बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर अरविंद घोष संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा सी। आगे चलते तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह मास एवं संवर्ग कडार दल बनाया? तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह एवं संवर्ग दल किसने बनाया था? तो दोस्तों जो बनाया था वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गांधी जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका है डी, गांधी जी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे जनसमूह के वर्ग में एक दल के रूप में संबोधित किया, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आज जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री या संघीय गृह मंत्री। तो कौन करता है दोस्तों, बताना है दोस्तों। अंतर्राज्य परिषद का नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी बैठक करती हैं? जम्मू कश्मीर एवं मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र। दोस्तों ऐसी राजधानी बताना जिनका राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी काम करती है। दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जो अपनी, ठीक है दोस्तों, राजकीय विधानसभाएं को राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी ये कार्य करती हैं दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 73वां, 66वां, 27वां या 91वां। तो कौन सीमित करता है दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों, 91वां जो संविधान संशोधन है वो मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या LM सिंघवी समिति या PK थुंगन समिति। तो दोस्तों जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो आपके पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे। और सभी समितियाँ दोस्तों ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों को नियुक्ति का सही अनुक्रमांक बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके उप प्रधानमंत्री दिए गए हैं, उसका अनुक्रमांक बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता दिया जाता है, आप गेस करिए दोस्तों, थोड़ा सा उसका बता दिया जाता है। तो सबसे पहले सरदार पटेल थे दोस्तों पहले नंबर पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके दोस्तों जो अगले आपके उप प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई साहब 2 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, जो अगले जो उप प्रधानमंत्री बने थे आपके, वो बने थे चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर ले लिए, और जो चौधरी देवीलाल जी थे वो आपके चौथे नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप पहला दूसरा यहाँ पे कहीं दिख रहा है दोस्तों, तो 28 का आप गेस करिए दोस्तों जल्दी से। 28 का डी आपका यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पे आपके सरदार पटेल जी, और दूसरे नंबर पे आपके चौधरी चरण सिंह जी, और तीसरे नंबर पे आपके चौधरी चरण सिंह जी हैं, और जो चौथे नंबर पर बनेंगे आपके वो बनेंगे देवीलाल जी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका यह मैच होता है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में कौन सा अल्पतन समूह था? नेहरू, पटेल, प्रसाद, आज़ाद, अंबेडकर, बी एन राव के मुंशी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, मुंशी, अंबेडकर, या कृष्णमाचारी, पणिकर, नेहरू, पटेल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। नेहरू, पटेल और सरदार, नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद, ये संविधान सभा के अंदर अल्पतन समूह थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग आपके लिए छोटा सा जो भी हो सकता है दोस्तों, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। अब बस आपसे एक छोटी सी आशा करते हैं, आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए दोस्तों, और आपका फीडबैक हम लोग के लिए मोटिवेशन के तरीका काम करता है दोस्तों। आप फीडबैक भी दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया है? रजनी कोठारी, अतुल कोहली, ग्रानबिल ऑस्टिन, या लॉयड एम सुजैन रुडोल्फ। तो दोस्तों जल्दी क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए और गेस करिए आंसर दोस्तों फटाफट। भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों किया वो लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को की जो बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में संज्ञा दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है? मार्टिन मार्क्स ने, लूथर गुलिक ने, या हार्बर्ट ए साइमन ने, या मार्शल ई डिमार्क ने। तो किसने की है दोस्तों, जल्दी बताना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, हार्बर्ट साइमन ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या की है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 करो दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों लोक लेखा समिति के सदस्य हैं, निम्नांकित में से सही उत्तर बताना है। लोकसभा कितने मेंबर है, राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, आपको टोटल इस प्रकार बताना है। देखिएगा, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं। तो दोस्तों 10-5, 15-7, या 11-5, या 17-10। तो आई होप दोस्तों आप सब नंबर 20 द करेक्ट आंसर गेस किया होगा आपने। ठीक है, 15 लोकसभा में होते हैं और 7 आपके राज्यसभा में होते हैं। कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं। इनकी सदस्य संख्या थोड़ा बढ़ती घटती रहती है। आप वर्तमान में कितना है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। द रिपेयर बॉस, द गैंग बॉक्स, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, या बिजनेस फ्रंट लाइन। तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट किस नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों जो नियंत्रण के क्षेत्र का जो नाम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो सी आपका है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम किसने रचना की है? मैक्स वेबर ने, अलेक्जेंडर पोप ने, या एम क्रोजियर ने, या बिसेंट द गुर्ने ने? तो जल्दी बताइए दोस्तों, जो नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की है। ये दोस्तों हाल ही में जो यूजीसी नेट का 2020 में पेपर हुआ है उसमें ये पेपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीक़े से। तो दोस्तों जो आपके नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की रचना की है वो है बिसेंट द गुर्ने ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 देखिए दोस्तों, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अधीनस्थ व अवर कर्मचारी को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, या मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना, या स्थानिक सेवाएं प्रदान करना? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो स्टाफ एजेंसियों का सही कार्य होता है वो आपका होता है मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो स्टाफ एजेंसियां होती हैं उनको मुख्य कार्यपालक क्या करता है? परामर्श देने का काम करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एकीकृत समावेशी समाज पारंपरिक है, विकसित समाज विवर्तनीय समाज है, विवर्तनीय समाजों में आरोप्य मूल्य पाए जाते हैं, पारंपरिक समाजों का आरोप मूल्य होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने ऑप्शन नंबर सी विवर्तन समाजों में आरोप मूल्य पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं दोस्तों वो आप सभी को ऑफिशियल आंसर किसे दिए जा रहे हैं। अगर कोई प्रकार कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, फीडबैक, ग्रे पॉइंट, लूप लाइन, या नॉर लाइन? तो जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो होता है संचार के अनौपचारिक चैनल को हम लोग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रे पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका उत्तर जाएगा वो दोस्तों जाएगा ग्रे पॉइंट के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, विचारकों के उदाहरणों को सम्मिलित करना है। तो चलिए दोस्तों सम्मिलित करते हैं, हम लोग देखते हैं सम्मिलित कर लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ एक तरफ विचारक है, उनकी वहाँ पे अवधारणा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका दोस्तों तो यहाँ पे F.W. टेलर, ठीक है दोस्तों, वो आपका होगा प्रोत्साहन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। आपका चेस्टर बर्नार्ड जो है वो आपके दोस्तों स्वीकृत का क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 3। और जो दोस्तों हेनरी फेल हैं वो आपका जाएगा श्रेणी स्कॉलर से। और जो फ्रेडरिक हेजरबर्ग हैं वो असंतोषकारी नींव से जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी ये विचारधाराएं हैं, आप इसे मैच कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका बनेगा ऑप्शन वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बनेगा। दोस्तों आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने कहा कि बजट कीमत की नथियों के 7 लक्ष्यों का क्रम है? ब्लेडवास्की, वालपोल, ब्रैटम ग्रास, या एलन सिक्स? तो जल्दी बताइए दोस्तों, किसने कहा कि बजट कीमत की नथियों के 7 लक्ष्यों का क्रम है?
तो दोस्तों जो 39 नंबर का आंसर वो आपका है विल्डावास्की ने कहा था दोस्तों। ये विल्डावास्की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है, इनका कथन है दोस्तों। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 410? तो दोस्तों जो अनुच्छेद आपका 312 है वो आपको ठीक है संविधान के संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। 312 अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या राष्ट्र संघ की स्थापना या आणविक प्रसारण रोकने के लिए संस्थान या विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? तो दोस्तों इस सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रखना है। हाल ही में दोस्तों ये आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया, आपकी यूजी नेट के अंतर्गत पूछा गया और पीसीएस के अंतर्गत आईएएस के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे गए। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे प्रश्न जो बनता है कभी कदार ये ठीक है दोस्तों पूछा जाता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, ठीक है ये दोनों जुड़वा बहनें, ये दोनों जुड़वा बैंक कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम हुआ? वो तो दोस्तों वो हुआ था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, इसलिए इन दोनों को दोस्तों जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसका जो शुरुआत हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आप गेस करिए दोस्तों और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हंस जे मर्गेंथाउ के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी हैं, राजनीति स्वचालित होती है, राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, या राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा ठीक है शासित होता है? तो जो जे मर्गेंथाउ के मूल यथार्थ सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों, वो आपको क्रम में यहाँ पे बताना है दोस्तों कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जो जे मर्गेंथाउ के यथार्थ के मूल सिद्धांत से ये संबंधित नहीं है। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, मार्शल योजना किसके लिए थी? तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था निर्मित करने के लिए, पश्चिमी यूरोपीयन अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए, या उत्तर अमेरिकन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए, या अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए? तो बताइए दोस्तों इसमें से जो मार्शल योजना है किसके लिए की गई थी? तो की गई थी दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश थे उनकी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई थी, उसके पुनर्निर्माण करने के लिए पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्मित करने के लिए ही मार्शल योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। मार्शल योजना बड़े इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए मार्शल योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में, या पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य में, या क्षेत्र के संबंध में विश्व में सबसे बड़ा देश के रूप में, या विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में? तो बताइए दोस्तों जो हमारे सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें रूस है, ठीक है दोस्तों। तो किस आधार पर उसको सदस्यता दी गई है? तो दोस्तों वो दी गई है पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी के रूप में दी गई। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूप में ही आपका रूस को यहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में दी गई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, केनेथ वॉल्ज के ने 9 यथार्थवाद का मुख्य तर्क है। केनेथ वॉल्ज के अनुसार 9 यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या है? संरचनात्मक कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संरचनाओं की तुलना में कर्ता ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं, या मानवीय प्राकृतिक राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का राष्ट्र अविरुद्ध कर लेता है? तो बताइए दोस्तों केनेथ वॉल्ज के अनुसार 9 यथार्थ का मुख्य तर्क क्या है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों, संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपके नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क के रूप में केनेथ वल्ज की दी जाता है दोस्तों। तो इसने दोस्तों जो केनेथ वल्ज है इसने नव यथार्थवाद की, ठीक है दोस्तों, प्रतिपादित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नव यथार्थवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप याद रखिएगा केनेथ वल्ज। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात पर विचार करता है? पड़ोसी देशों के प्रति नायकत्व की योजना पर, पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने के प्रयत्न पर, दक्षिण एशियाई संदर्भों में गुट निरपेक्षता के नीति रुख पर, या पड़ोसी देशों को अनुशासित करना? तो दोस्तों जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न ही अपने पड़ोसी देशों पर भारत की नीति का पारस्परिक सिद्धांत के अंतर्गत इसका योजना आती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, नीचे दी गई घटनाक्रमों को सही कालक्रमिक व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप बात करेंगे दोस्तों, ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है दोस्तों, ये शीत युद्ध की जो पहल थी उससे शुरुआत होती है। यहाँ पे मान लीजिए सर 1945 से लेकर 47 के बीच में जो शीत युद्ध की शुरुआत होती है वहाँ से। दूसरा आपका आता है भारत का संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, और जो दूसरा आता है आपका पोखरण में भारत का आणविक विस्फोट, और जो अंतिम में आता है वो आपका एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहले नंबर पे आपको दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट को रख लेते हैं, और दूसरे नंबर पे आपका मैत्री रूस रख लेते हैं दोस्तों, और जो दूसरे नंबर पर आपका आएगा, और सॉरी तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों वो आपका आएगा भारत में जो परमाणु विस्फोट हुआ था, और चौथे नंबर पर जो आपका है वो आपका ये सेम टू सेम है भारत का संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, इस प्रकार दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में कथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। देखिए सबसे पहले कथन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा देना चाहिए। और आर कह रहा है, इसका कारण क्या कह रहा है, व्यापार की प्रणाली के जरिए देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं को बाहर निर्यात करने और उनकी ज़रूरतों की वस्तुओं को आयात करने में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही उत्तर है दोस्तों ए है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है दोस्तों। जो आर है यहाँ पे दोस्तों उसकी सही व्याख्या ए है आपका। कैसे दोस्तों, क्योंकि जो व्यापार की प्रणाली के जरिए ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा कर लीजिएगा, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार, ठीक, इसका कर लेंगे तो अपने आप ये आपका, अगर आप इसे एक लिख लीजिएगा अपने आप सही हो जाता है। इसे व्यापार की प्रणाली के जरिए देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वस्तुओं को बाहर निर्यात करने और अपनी जरूरत की वस्तुओं को आयात करने में सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए विश्व बैंक के संगठन की स्थापना की गई। इस प्रकार कर देंगे, हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया? अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारना पर, या सार्क के अंदर द्विपक्षीयता के प्रति वचनबद्धता पर, या अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ सार्क को जोड़ना, या सार्क की सदस्यता को बढ़ावा देना? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर हुआ अंतर, ठीक है, जो अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारने के रूप में जो वहाँ पे सार्क सम्मेलन हुआ था 2007 में दिल्ली में भारत में हुआ था, तो उसमें ये बात कही गई दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत एक थोड़ा सा यहाँ पे भारत देखिएगा दोस्तों, सभी के लिए एक सभी के लिए, ठीक है, सभी एक के लिए एक सभी के लिए। दूसरा कह रहा है युद्धरत राष्ट्रों के विरुद्ध एक तरफा प्रतिबंध लगाना, और
बड़ी या प्रमुख शक्तियों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना रखना और साम्यक स्थिति में शक्ति संतुलन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 50 को थोड़ा सा दोस्तों छोटा कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे सही उत्तर आपका है वो सभी एक के लिए, ठीक है दोस्तों, और एक सभी के लिए इस सिद्धांत पर आधारित काम करता है संयुक्त राष्ट्र का जो सामूहिक सुरक्षा परिषद है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है दोस्तों वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ पर देखा होगा, आज हम लोग 50 क्वेश्चन का जो आपका पेपर नंबर 2, ठीक है दोस्तों, पेपर नंबर 2 है आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस है, जून 2012 में ये पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए दोस्तों, जिससे हम लोग उसका निराकरण कर पाएँ। और दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी ये भी आशा रहती है कि आप फीडबैक दिया करिए दोस्तों, फीडबैक से हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं दोस्तों। आपसे कुछ नहीं मांगा जाता दोस्तों, बस एक छोटी सी लाइक और शेयर मांगा जाता है, जिससे हम लोग की जो मेहनत होती है दोस्तों वो आप तक से ही सफल होती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।